हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलें, आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9 में अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलें, सबसे पहला काम जान लेते हैं अपन कि इस पाठ से हमको जो है 1 अंक का 2 प्रश्न आना है और 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। कुल मिला के इस पाठ से आपके 6 अंक परीक्षा में आने हैं, 6 अंक के प्रश्न। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, है ना। तो चलें, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है ना, और एक परिमेय संख्या का योगफल एवं अंतर। तो ध्यान रखिए आप लोग, परिमेय और अपरिमेय का चाहे योगफल हो चाहे अंतर हो, है ना, कितना प्राप्त होता है अपने को ध्यान रखना है आपको कि परिमेय और अपरिमेय इनका योगफल अंतर, है ना। तो ध्यान रखना है, हमको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका ब नंबर का उत्तर क्या है, सही है। अब आते हैं दूसरे नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, जिसमें रूट का चिन्ह लगा होता है ना, संख्याओं में, वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, रूट का चिन्ह तो आपको सभी में दिख रहा है, पर रूट का चिन्ह जो है यहाँ से आप देखिए, पहले विकल्प में तो रूट 23 कट जाएगा, क्योंकि धन में एक ऋण में तो 3 बचा, तो फिर ये रूट में नहीं कहलाएगा। फिर ब नंबर में आते हैं तो इसमें भी देखिए, रूट 7 कट गया, तो ये भी, इसमें भी रूट नहीं बचा। श नंबर में जो है रूट का चिन्ह बचेगा, 1/√2 कहीं से नहीं कट रहा, मतलब हमारी अपरिमेय संख्या का सही उत्तर क्या होगा, स नंबर। द को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण रूट 5 और धन रूट 5 ये कट गए, तो 3 धन 2 5 बचे हमारे पास, है ना। तो 5 बचा, तो इसमें भी रूट नहीं बचा, मतलब ये भी जो है एक परिमेय संख्या है। तो सिर्फ स नंबर जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अपन अगले सवाल में। तो चलें, अगला सवाल कौन सा है हमारा, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है, p और q अपरिमेय संख्या है, तब भिन्न से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले पद को देखें तो a की घात p और a की घात q। जब नीचे की संख्या को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो घात वाली संख्या माइनस में हो जाती है ना। तो ये कितना हो जाना चाहिए, p माइनस q होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लिखा है, p प्लस q लिखा है ना। तो ये क्या है, असत्य हो गया। फिर इसमें आते हैं तो देखिए, a की घात p और फिर पूरे की घात q, तो डबल घातें हैं, और जब डबल घातें होती हैं तो घातों का गुणा होता है, और यहाँ पे घातें काहे में है, धन के रूप में है, मतलब ये भी हमारा जो है सत्य नहीं है। फिर आते हैं स नंबर में, देखिए बटे में a की घात q है, अब ये संख्या ऊपर जाएगी तो घात माइनस q हो जाएगा, और इसमें देखिए a की घात p माइनस q, मतलब ये स नंबर का कथन हमारा सत्य है। फिर आते हैं चौथे नंबर में, b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n जो है परिमेय संख्या है, तब कौन सा भिन्न असत्य है ना। इसमें हमको क्या बताना है कि कौन सा भिन्न हमारा असत्य है। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे b की घात m गुणे b की घात n, तो दोनों का जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए, ये वाला तो सत्य है ना। फिर इसके बाद आए इसमें, देखिए b की घात m और पूरे की घात n, तो यहाँ पे घातों का गुणा होगा, तो ये कथन भी सत्य है। फिर यहाँ पे चले, b की घात m b की घात n बटे में, है ना। तो जब बटे की b की घात n को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में होना चाहिए n,
तो यहाँ पे देखिए b की घात n जो है धन में है और m माइनस में है ना। तो ये वाला कथन जो है हमारा सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। अब आइए 5वें नंबर में, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। तो अब हमको बताना है कि जो ये संख्याएं दी हैं कौन सी संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है। तो देखिए 5 में हम 4 का भाग देंगे तो इसको काटेंगे अगर हम, जैसे अपन भाग दे दिए मान लीजिए 5 में, काहे का भाग 4 का, तो ये आ गया 4 1 कम 4, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा अपने पास, 1 दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो गया है ना। अब फिर 4 दूनी 8, तो अब देखिए ये 1.2 आया, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में है। तो इसी प्रकार से हम जो है सभी को चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी अगर अपन चेक करेंगे तो 11 में 8 का भाग देंगे है ना, तो 8 1 कम 8, तो ये भी 1 और 2 के बीच ही आएगा। इसमें देखिए 17 है, अब इसमें 8 दूनी 16, तो मतलब ये हुआ। अब बाकी की संख्या दशमलव में आगे आएंगी, तो ये 1 और 2 के बीच सा नंबर जो है हमारा सही नहीं है ना। ध्यान रखना है आपको, भाग दे दे के तीनों को आप देख लीजिए, तो तीनों में जो है आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 और 2 के बीच की प्राप्त होगी, लेकिन सा नंबर में जो है ऐसा नहीं है। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर अपन एक साथ लेंगे तो जो हमको संख्याएं प्राप्त होंगी उस संख्या को वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इस खाली स्थान में वास्तविक संख्या भर देंगे। फिर दूसरे में आए, यदि r को परिमेय संख्या कहा जाता है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो p और q क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि p और q क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। फिर तीसरे नंबर में आते हैं, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय, तब इनका जोड़ घटाना, तो ध्यान रखिएगा परिमेय अपरिमेय का जो जोड़ घटाना होता है अपरिमेय ही प्राप्त होगा, है ना। फिर आते हैं चौथे नंबर में, एक परिमेय संख्या का शांत, तो यहाँ से देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो परिमेय संख्या का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमेशा हमें शांत अनवसानी आवर्ती जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, शांत अनवसानी आवर्ती। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, सत्य असत्य। तो देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होता है या अनवसानी आवर्ती। तो देखिए ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है क्या होता है, शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, ये सत्य है। दूसरे में आइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। फिर तीसरे में आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एवं एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए चौथे नंबर में क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक परिमेय संख्या होती है। फिर पांचवें में आ जाएं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, है ना। चले अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमको क्या कह रहा है, प्रश्न 5, 1/√7 ऋण √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए।
तो चलिए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर के परिमेयकरण में क्या होता है, जैसे हम ये हमारा सवाल हो गया, अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होता है, हर के परिमेयकरण में जो बटे में हर की संख्या होती है ना, उस संख्या का बीच का चिन्ह बदल कर, जैसे इसको कर देंगे √7, ऋण में है तो क्या हो जाएगा, धन में √6, ऋण को धन कर देना है और अंश और हर में क्या कर देना है, गुणा। ये क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण। अब चलें इसका गुणा कर देते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा √7 में, तो √7 × √7, फिर √6 का गुणा 1 में करेंगे तो √6 × √6। ऐसे ही नीचे का भी गुणा कर लीजिए, या तो फिर सूत्र लगा दीजिए। अगर आप सूत्र लगाते हैं तो कौन सा सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, इसमें सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस b और a प्लस b, ये हमारा सूत्र होता है ना। चलें अब इसके बाद इसमें सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र को थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, a प्लस b, ये हमारा सूत्र हो गया। अब चलें सूत्र लगा दें, तो देखिए a की इधर इस तरफ का है, a की जगह √7 है, b की जगह √6 है, और यहाँ a की जगह √7 है और b की जगह √6 है। तो जब इसमें सूत्र लगाएंगे हम तो इस रूप का हो जाएगा, तो a की जगह √7 रखिए, b की जगह √6। तो चलिए रखते हैं, a की जगह √7 रख देते हैं और b की जगह √6 रख देते हैं, ठीक है। तो ये रख दिए, तो अब कितना प्राप्त हो गया हमारे को, ऊपर कुछ नहीं करना है, √7 धन √6 वैसे ही उतार देना है। अब √7 का 2 बार गुणा होगा तो ये 7 हो गया, फिर √6 का 2 बार गुणा होगा तो √का चिन्ह हट जाता है ना 2 बार गुणा करने पे, तो ये 6 हो गया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ठो गलती हो गई है, ये देखिए ये सूत्र में क्या है, यहाँ बीच में माइनस चिन्ह होता है ना, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर पे। चलें अब यहाँ से देखें, ये हो गया √7 धन √6। अब देखिए 7 में से 6 कम हो गया तो कितना आ गया, 1। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। चलें अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमको 1/3 की घात 5 और पूरे में की घात 4 का मान ज्ञात करना है। तो चलें इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करें, अब देखिए 4 जो है पूरे की घात है, तो इसको पहले अलग अलग घात के रूप में लिखिए। 1 की घात 4 और 3 की घात 5, ये अंदर ये वाली घात हुई है ना, अभी 4 को भी लिखेंगे, ये लिख लिए। फिर इसके बाद क्या करिए, 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल घातें हैं ना, तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 3 की घात 5 को 20। तो ये क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको सरल करना है। तो चलें इसको सरल करते हैं, या तो आप इसमें या तो सूत्र लगा दीजिए, या तो डायरेक्ट चाहें आप तो डायरेक्ट गुणा करके भी आप इसको हल कर सकते हैं, है ना। सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि ये अलग अलग पद हैं, तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 का गुणा पहले इस पूरे में कर दीजिए, 5 का गुणा 3 धन 2 √2 में, फिर इसके बाद इस √3 का गुणा पूरे में कर दीजिए, √3 का गुणा 3 धन 2 √2 में। चलें अब गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15 और फिर ये 5 दूनी 10, फिर इसके बाद √3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो गया 3 √3, क्योंकि रूट के अंदर और बाहर वाली का गुणा नहीं होता। अब इसका गुणा √3 का इसमें करिए, तो ध्यान रखिए 2 बाहर वाली है तो बाहर रह जाएगी, और √3 और √2 का गुणा हो जाएगा तो रूट में कितना हो गया, 6। अब देखिए सभी संख्या अलग अलग है ना, तो किसी का जोड़ हो ही नहीं सकता, मतलब यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। चलें अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। इसमें इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण। तो चलिए हर का परिमेयीकरण आप लोग एक बार देख चुके हैं। हर का परिमेयीकरण कैसे होता है, √3 ऋण √5,
परिमेयकरण करने पर नीचे वाली संख्या जो हर की होती है इसके बीच का चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो चले √3 धन √5 और बटे में √3 धन √5। अब चलें इसको गुणा कर दें। अब देखिए फिर से एक बार आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे 5 का इसमें या तो गुणा कर दीजिए या फिर इसको 5 को ऐसे लिखने दीजिए और ये √3 धन √5 ये हो गया। अब नीचे आपको यदि सूत्र लगाना है तो सूत्र लगा लीजिए या तो डायरेक्ट गुणा भी कर दीजिए। चलिए अब गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए √3 का गुणा पहले इस पूरे में करेंगे, है ना। √3 का गुणा करेंगे अपन। तो देखिए √3 का गुणा जब हम √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो चलें कर दें गुणा। √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 आ गया। फिर √3 का गुणा हम √5 में करेंगे तो रूट के अंदर वाली संख्या का अंदर अंदर गुणा हो गया। अब इसका हो गया √3 का ना। अब ऋण √5 का करिए तो ऋण धन का गुणा ऋण। अब √5 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 15। फिर देखिए ऋण धन का गुणा ऋण, √5 एक जैसी संख्या है तो रूट का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ से धन √15 ऋण √15 कट गया। अब हमारे पास बचा कितना उसको देखें। तो यहाँ से ये 5 बचा और इधर देखिए ऋण 5 में से धन 3 कम हो गया तो हमको ऋण चिन्ह और ये 2 बचा और ये कोष्टक के अंदर ये बच गया √3 धन रूट में 5। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, है ना। चलें अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको हमको सरल करना है, प्रश्न नंबर 9। तो चलिए सरल करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सूत्र लगा दीजिए या तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो पहले √3 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए, √3 का गुणा √5 धन √3 में। फिर इसके बाद ऋण √5 का गुणा इस पूरे में करिए तो ऋण √5 का गुणा करेंगे √5 धन में कितना, √3। तो चले गुणा कर देते हैं। तो √3 का गुणा जब हम करेंगे किसमें, √5 में, तो रूट के अंदर वाली की संख्या का अंदर अंदर गुणा हो जाता है। तो 5 तिहाई 15, तो ये रूट में हो गया 15। फिर आगे चलिए √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर ये √5 और ये √5 का गुणा होगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा तो सिर्फ कितना बचा, 5 बचेगा। फिर ऋण धन का गुणा ऋण, अब √5 का गुणा √3 में कर देंगे तो रूट में आ गया कितना, 15। अब देखिए धन √15 और ऋण √15 कट गया। अब देखिए ऋण में 5 है और धन में 3, ऋण वाला बड़ा है तो ऋण में उत्तर आएगा। 5 में से 3 कम कर दिए तो कितना बचा, 2। ये हो गया हमारा क्या, उत्तर हो गया। चलते हैं अब प्रश्न, अगले प्रश्न में। अब देखिए 10वें नंबर में हमको इसको क्या करना है, सरल करना है। तो चलें सरल करते हैं। तो ये सवाल हो गया हमारा, इसमें हम इस सूत्र को लगाएंगे। तो देखिए a की जगह √5 है, b की जगह √2 है। तो हम इधर a की जगह √5, b की जगह √2, a की जगह √5, b की जगह √2 रख देंगे तो सूत्र लग जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, a की जगह √5 स्क्वायर, फिर b की जगह √2 रखना है तो ये रख दिए। फिर धन 2, a की जगह √5 और b की जगह √2 रख दिए। तो ये सूत्र लग गया इसमें a + b का होल स्क्वायर का। अब चलिए हल कर लें। √5 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 5। रूट का जब 2 बार गुणा होता है तो रूट हट जाता है। फिर देखें √2 का गुणा 2 बार करेंगे तो रूट का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 आ गया। फिर इसके बाद 2, अब √5 और √2 रूट वाली संख्या का गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखें 5 और 2 जुड़ के कितना हो गया, 7 धन 2 √10, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, हल हो गया। अब इसके बाद तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 64
पूरे की घात 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 64 का पहले आप इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। तो हमको कितने 2 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 ठो 2 मिल गए। तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 6 और पूरे की घात कितना है, 1/2 है। अब देखिए जब डबल घातें होती हैं तो घातों का गुणा होता है ना। तो हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 1/2। अब ये 2 3 आई 6 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया, हमारा उत्तर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अब देखिए 32 की घात कितनी है, 2/5। तो पहला काम 32 का इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमको कितने 2 प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5। मतलब हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात कितनी है, 2/5। फिर देखें जब डबल घातें होती हैं तो घातों का गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2/5। अब यहाँ से 5 5 घात कट गई, तो हमारे पास बचा 2 की घात 2, मतलब 2 का गुणा 2 बार। तो हो जाएगा 2 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 2 दूनी 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इसको ये 4 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अब हमको क्या निकालना है, 125 की घात 1/3। तो चलें इसको क्या करेंगे हम, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5। देखिए गुणनखंड किए तो 5 3 ठो मिले ना, तो 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/2, सॉरी 1/3। तो यहाँ पे हमको घात 1/3 है सवाल में, है ना। तो अब 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड है ये। अब इसको घात को अलग अलग लिखें तो 3 गुणे 1/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो हमको 5 की घात 1, तो मतलब गुणा करेंगे तो 5 ही प्राप्त हो गए एक घात में, है ना। चले अब आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, 16 की घात 3/4। तो ये 16 का गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड में 16 के हमको कितने 2 प्राप्त हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 की घात क्या लिख लेंगे अपन, 4 लिख लिए। अब इसके बाद पूरे की घात कितना है, 3/4। अब कोष्टक हटा दें तो 2 की घात 4। अब देखें यहाँ से 3/4, चूँकि डबल घात है तो घातों का गुणा होगा। अब यहाँ से 4 4 क्या हो गया, कट गया। तो हमको क्या मिला, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 मतलब 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये आ गया हमारा उत्तर आ गया। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अब देखिए इसको सरल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्याएं क्या हैं, समान हैं। जब समान संख्याएं होती हैं, उनके घात अलग अलग होते हैं, तो ये वाले सूत्र से हम इसका में प्रयोग करेंगे इस सूत्र का। तो देखिए जब अलग अलग घातें होती हैं और संख्याएं समान होती हैं तो क्या होती हैं, इसमें घातें जो हैं सवाल में हमारी क्या हैं, घातें अलग अलग हैं। इसमें 2/3 है और इसमें 1/5 है। तो चलें, तो इस स्थिति में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 2 की घात 2/3 धन 1/5। ये हो गया। अब ये भिन्न का जोड़ घटाना हो गया, तो चाहे आप यहीं पे करिए, चाहे भिन्न का जोड़ घटाना अलग ऐसे कर लीजिए। 2/3 धन 1/5। तो लघुत्तम कितना आएगा, 5 3 का 15 आ गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 5 बार में आएगा, तो 5 का ऊपर गुणा, 5 दूनी 10। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का ऊपर गुणा, 3 1 कम 3। अब देखिए 10 में 3 जुड़ गया तो हो गया 13 और बटे में हो गया 15। तो कितना आ गया, भिन्नों का जोड़ 13/15। तो हमको क्या मिल गया, 2 की घात 13/15। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये 1/3 की घात 3 और फिर पूरे की घात कितना है, 7 है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए अब ये जो घात 7 लगा है ये इसका भी है और इसका भी है, तो अलग अलग घात कर दें। तो 1 की घात 7। अब यहाँ 3 की घात 3 पहले से है और ये घात और हो गई 7 घात, है ना।
तो चलें, तो 1 का गुणा 7 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे डबल घातें हो गई ना, तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 7 त्रिक 21। ये आ गया हमारा क्या उत्तर। चलें अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे घातें समान हैं, संख्या अलग अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये वाले सूत्र का उपयोग होता है। दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है और दोनों की घातें इस तरह से बाहर हो जाती हैं। तो इस वाले सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। तो 7 गुणे 8, ठीक। अब घात जो है बाहर ऐसे लिख देंगे इस सूत्र का उपयोग करके। फिर देखें तो 7 का गुणा 8 में हो गया तो कितना हो गया 56, और ये 1/2। तो ये क्या हो गया हमारा उत्तर आ गया। चलें अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है हमारा, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए हमको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम, जैसे हमको 5 ठो परिमेय संख्या निकालनी है। अगर प्रश्न 5 निकालने को कहे तो उसमें एक ज़्यादा करके उस संख्या का आंसर में गुणा करते हैं। अगर 4 परिमेय संख्या बोलेगा तो 4 धन 1 तो 5 हो गया, तो 5 का आंसर में गुणा करेंगे। पर इस सवाल में 5 परिमेय संख्या निकालने को बोल रहा है, तो 5 धन 1 मतलब 6। तो 6 का जो है हम इसमें आंसर में गुणा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए अब ये 1 बराबर 1 बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिए हम। अब इसमें 6/6 का गुणा करते हैं, 6/6। समझ में आ गया ना 6 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसलिए। तो यहाँ पे गुणा करने पर 6 1 कम 6 और ये 6 1 कम 6, ये प्राप्त हो गया। अब दूसरी संख्या क्या है, हमको 2 के बीच परिमेय संख्या। तो 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब इसमें भी 6/6 का गुणा कर दीजिए ये। तो चलें, सॉरी यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा। तो गुणा करने पर कितना मिल जाएगा 6 दूनी 12, और ये 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 1 कम 6, तो 12/6। अब हमको देखिए 5 परिमेय संख्या ना इन दोनों के बीच मिल जाएगी। 6 और 12 के बीच 5 तो संख्या होती है ना, 7 8 9 10 11, है ना। तो उसको अब लिख लें, परिमेय संख्या अभीष्ट क्या हो जाएगी हमारी 7/6। इन दोनों के बीच की लिखना है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा 8/6, अगली क्या हो जाएगी 9/6, फिर क्या हो जाएगी 10/6, और अगली हो जाएगी 11/6। ठीक है, देखिए 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, है ना। चलें अगले प्रश्न में आते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें 0.33 ये दिया है, इसको किस रूप में लिखना है हमको P/Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो सबसे पहला काम, जो सवाल हमको दिया है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x के बराबर, ठीक। और उसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और समीकरण 1 में जो है दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं गुणा 10 का। इस तरफ गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 गुणे x। अब इस तरफ भी 10 का गुणा करें तो 0.3333 डैश डैश डैश, ठीक, गुणा कर दिए। 10 का गुणा x में होगा तो हो गया 10x। अब 10 का गुणा इधर भी करिए तो हो जाएगा कितना, गुणा करने पर 3.333, है ना, डैश डैश डैश। देखिए यहाँ 3 आप कितना भी चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरत अपन 4 ही लिख लिए, है ना, क्योंकि 10 डैश डैश लगा है मतलब बहुत सारे 3 हैं। अब देखिए ये हो गया 10x बराबर, अब इसको हम पूर्णांश को अलग लिख लेते हैं 3 धन, और दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग। तो 0.3333 डैश 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 ऐसे लिख दिए ये। तो यहाँ पे ये हो गया 10x बराबर 3 धन। अब देखिए ये जो मान है, हम इसको क्या माने थे ऊपर, देखिए x माने थे ना, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे x। अब धन x को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो हो गया 10x ऋण में 1x बराबर में 3। अब 10x में से 1x कम हो गया तो कितना बचेगा 9x बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3, 9 का गुणा है पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो भाग हो गया। तो 3 1 कम 3, 3 3 9,
तो हमको क्या मिल गया उत्तर 1/3। तो इस संख्या को जो x बराबर 0.333 इसको हम परिमेय संख्या के रूप में जब p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा इसका रूप 1/3, और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई सवाल का हल आपको चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए, अब हमको 1/7 और 2/7 के बीच जो है एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करें, सबसे पहला काम 1/7 मतलब 1 में 7 का भाग देना है, फिर 2/7 मतलब 2 में 7 का भाग देना है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इस तरह से हम भाग दे दिए दोनों का, है ना। तो भाग देने पर देखें इसमें कि जब हम 7 का भाग 1 में दिए तो हमको 0.142857 मिला, है ना। फिर डैश डैश क्यों किए, क्योंकि देखो 10 से काम स्टार्ट किए थे भाग देना, फिर 10 मिल गया, अब फिर भाग देंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब रिपीट हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जब हम 20 में 7 का भाग दिए, है ना, तो फिर से देखिए 20 से शुरू किए थे, फिर 20 मिल गया, मतलब हमको फिर से रिपीटर संख्या मिलने लगी। तो भाग देने पर जो हमको प्राप्त हुआ है उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो चले, भाग देने पर हमको ये संख्या 1/2 का भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ, 2/7 को भाग देने पर इतना प्राप्त हुआ। इसमें बार का चिन्ह क्यों लगा दिए, क्योंकि ये संख्या जो है बार बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब हमको इनके बीच क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चले, अब इसके बीच की अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। ये तो भाग देने पर प्राप्त हुआ है, तो आप लोग देख चुके हैं। अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको ध्यान रखना है 14, ये जो 1 4 लिखा है इससे बड़ा लेना है और 2 8 से छोटा। तो चलिए परिमेय संख्या हम लिख लेते हैं, एक ठो ही निकालना है ना। तो 0.1 4 से बड़ा तो 1 5 ले लीजिए, फिर 0 1 5 ले लीजिए, फिर 1 5, ऐसे करके आप जो है फिर ये ऐसे डैश डैश डैश, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है या तो यहाँ यहीं तक लिखें। तो ये हो गया हमारा इन दोनों 1/2 और 2/7 के बीच की परिमेय संख्या। ध्यान रखना है ना, जैसे देखो 1 4 था ना, तो हम इससे बड़ा लिए हैं, देखिए 1 5, ठीक। फिर ये 0 1 5, फिर उसी को क्रम में बना लीजिए, 1 5 0, फिर 1 5 2 ठो 0, फिर 1 5 3 ठो 0, ऐसे आप जितना चाहें आगे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम डैश डैश कर दिए। चलिए, तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो कक्षा 9 अध्याय 1 जो है इस संख्या पद्धति का पाठ हमारा प्रश्न बैंक के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम हल करना सीख गए हैं। अब आप सभी लोग जो है इसका घर में खूब अभ्यास करें, खूब मेहनत करें, ताकि आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे अंक जो है अर्जित कर पाएँ। और एक काम आप ज़रूर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे अगले पाठ 2 की जो है वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगी और आप परीक्षा में